नमस्कार। एचएनएन पर खास मुलाकात देख रहे हैं आप। खास मुलाकात में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर अरुण प्रकाश ढोंडियाल जी, जो कि हिंदी के आंचलिक साहित्यकार भी हैं और बहुत सारी खूबियां भी हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब का स्वागत कर लेता हूं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एचएनएन पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम सर के साथ बहुत सारी बातें करने वाले हैं, क्योंकि चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, सामाजिक क्षेत्र में बहुत सारे उनका एक बड़ा योगदान रहा है। तो अलग अलग तरीके से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले साहित्य को लेकर बात करेंगे, जिस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। सर, साहित्य की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा काम आपने साहित्य पर किया है। लगभग 34 के आसपास आपने पुस्तकें लिखी हैं। ये जो सिलसिला शुरू हुआ, और चीज़ों पर फिर आऊँगा, ये जो सिलसिला शुरू हुआ लिखने का, ये कहाँ से सर ये प्रेरणा आई कि मुझे लिखना है, क्योंकि इतना अच्छा आपने तमाम हर विधाओं में लिखा है। 76 से मैं आरंभ कर रहा था इस काम को जी। उससे पहले अपनी मदर के डेथ के टाइम पर मैंने कुछ कविताएं लिखी थी, वो सामान्य ढंग से जो इमोशनल कविताएं होती हैं। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कविताओं में थोड़ा मैच्योरिटी आने लगी। लेकिन अपने मित्रों के साथ जो लेखक थे, जैसे आपके हिमांशु जोशी वगैरह, इनसे मेरी मित्रता थी, तो इन लोगों ने मुझे प्रेरित किया कि मैं प्रोज में लिखूँ। जी। मैंने प्रोज में लिखना शुरू किया, और सबसे पहला जो मेरा प्रोज का लिखा हुआ था, वो सबसे पहला मेरा उपन्यास था। अच्छा। मैंने कहानी से शुरू नहीं किया, जी। उपन्यास से शुरू किया। मेरा पहला उपन्यास था अधूरे लोग, दूसरा था एक और संसार, जो कि अलकनंदा मैगजीन में किस्तों में छपे थे और दूर दूर तक लोग पढ़ते थे, अपनी प्रतिक्रियाएं देते थे। जी। उसके बाद मैंने फिर कहानी लिखने शुरू किए। कहानी संग्रह मेरे लगभग 18 से 20 तक कहानी संग्रह हैं। उसके अलावा उपन्यास मेरे करीब 4 एक उपन्यास हैं। जी। उनमें एक उपन्यास गढ़वाली में है, एक कहानी संग्रह उसमें गढ़वाली में है, और 3 कविता संग्रह हैं। जी। और उसके बाद जो मैंने लिखना शुरू किया, फिर मैंने एडिटिंग, माने कि संपादित पुस्तकें भी लिखी हैं। 2 पुस्तकें संपादित हैं। जी। जो कि एक डॉक्टर जकमल सिंह पे है, और एक आपके कमलेश्वर जी पर है। कमलेश्वर की पत्रकारिता पर, उनके संस्मरणों पर मैंने लिखा है। जी। इस प्रकार से मैंने इसकी पुस्तकें लिखी है। हाँ, आपने सर कहा कि जो लेखन का कार्य शुरू हुआ, आपने सबसे पहले कविताएं लिखी और माँ पर आपने शुरुआत की, क्योंकि कोई मतलब उस वक्त ये रहा होगा कि आपके जहन में जो चीज़ें चल रही थी, जो आप फील कर रहे थे, उन चीज़ों को आपने लिखना शुरू किया। साहित्य के क्षेत्र में कहानियाँ, कविताएं, आप ख़ासतौर पर मैंने देखा कि जो पहाड़ का जो परिदृश्य है, उस पर आपने ज़्यादा लिखा है। लोगों की दुश्वारियाँ, उनकी लाचारी, ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको आप कैसे देखते थे, कैसे महसूस करते हैं? मैंने जो कुछ भी लिखा है अब तक, वो मैं खुद उन चीज़ों से गुजरा हूँ। जो कहानियाँ हैं, लगभग कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे कि वो मेरी ही कहानियाँ हो। कहानी लिखते लिखते कई लोग उन कहानियों को पढ़ते हैं, वो लोग भी कहते हैं कि हमें लगता है कि हमारी कहानी है। तो उससे मुझे कुछ संतोष सा मिलता है, क्योंकि मैंने पूरी तरह से जो हमारी उत्तराखंड की धरती है, वहाँ के लोगों का रहन सहन है, वहाँ के लोगों की बेबसी, लाचारी जो है, और उसके अलावा कुछ एक अलग प्रकार का भी वहाँ जीवन होता है, जैसे आप मठों का जीवन कह सकते हैं, मंदिरों का जीवन कह सकते हैं। जी। जैसे वहाँ माई बाबा लोग वगैरह। इस पर मैंने एक उपन्यास लिखा है, अधूरे लोग, जी। एक और संसार। अब एक और इतना ऐसा संसार है कि जिसमें कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वो लोग किस तरह से जीवन यापन करते हैं। बाहर से देखने में तो योगी दिखाई देते हैं, योगिनी दिखाई देते हैं, उनको हम प्रणाम भी करते हैं। लेकिन वो किन लाचारियों से वो बने हैं, किस प्रकार से वो लोग वहाँ पहुँचे हैं, वो सारी चीज़ों को मैंने बड़ी बारीकी से देखा है, अपने आप देखा है, और उसको मैंने जो है उद्धृत किया है, अपने आप उसको लिखा है, अपने आप उसको। यहाँ पर कि गाँव में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको कि वहाँ कुछ बुराइयां भी कह सकते हैं, या कुछ जो इस प्रकार के कुछ रीतियाँ, हाँ, रीतियाँ, रीति रिवाज वगैरह वगैरह तो खैर कोई बात नहीं। रीतियाँ तो जो होती हैं, ये हमारी फोकवीज हैं, ट्रेडिशंस हैं वगैरह हैं, इनको हम फॉलो भी करते हैं, देखते भी हैं, लिखते भी हैं। कुछ लोग उसको कुछ दिग्भ्रमित भी कर देते हैं, कुछ अलग ढंग से भी लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन वहाँ पर कभी कभी कुछ ऐसे लोगों का जिक्र भी मैंने किया, ऐसी कहानियाँ भी लिखी हैं, जिस पर कि कुछ जो हमारे फिल्म मेकर्स हैं, गढ़वाली बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं, उन्होंने कुछ आलोचनाएं की। उसके बाद मैंने अपनी आलोचनाओं का स्पष्टीकरण किया। तो उनको लगा कि हाँ, जो लिखा गया है ठीक लिखा गया है। तो उन लोगों ने स्वीकारा है। तो ये वो लोग जो कि बहुत अच्छे रचनाकार हैं, जो कि हमसे काफ़ी ऊपर हैं,
वो लोग जब इन चीज़ों को स्वीकारते हैं तो अच्छा लगता है। बिल्कुल ठीक है सर आपने। मैं नॉर्वे गया था, तो नॉर्वे में मैंने अपनी अंग्रेजी की कहानियाँ वहाँ पर रखी थी। तो वहाँ पर सीनियर क्लासेस में उन लोगों ने उन कहानियों को कुछ पढ़ाया था नॉर्वे में। अच्छा। तो नॉर्वे ओस्लो में गया था, तो ओस्लो में मुझे सम्मानित किया गया था। तो वहाँ पर भी इन कहानियों को, और इंग्लिश में जो मेरी कहानियाँ हैं इस समय टिंज ऑफ टाइम, जी। उनको कुछ एक पत्रकार जो है उन्हें वर्ल्ड क्लास स्टोरीज कहते हैं। अब हैं कि नहीं है, मैं अपनी बड़ाई अपने आप तो नहीं कर सकता, बट एज पर उन लोगों का जो कहना है कि ये वर्ल्ड क्लास स्टोरीज हैं। उसमें उनकी जो समीक्षा है उसको समीक्षा है कि 16 कहानियाँ उसमें हैं। जी। तो उन कहानियों को मैंने अपने जो वहाँ के लोगों के जीवन में जो है उसको उतारा है, और लोग उसे स्वीकारते हैं, अच्छा समझते हैं। तो उसके बाद मैं उसी पे आया, फिर मैंने आंचलिक लिखना शुरू किया, और लगभग मेरा पूरा साहित्य आंचलिक साहित्य है, यानी कि अपने उत्तराखंड के ऊपर लिखा हुआ साहित्य है, लिखा हुआ साहित्य, पूर्ण उस पे ही लिखा हुआ साहित्य है। और उस पर मुझे अवार्ड भी मिले हैं, और करीब 16 अवार्ड मुझे मिले हैं। जी। तो इस तरह से ओस्लो में मुझे अवार्ड मिला है। तो क्या होता है कि अगर हम कहानियाँ लिख रहे हैं, साहित्य को रच रहे हैं, तो लोग उसे स्वीकारते हैं। यदा कदा किन्हीं मंचों पर जाने के लिए लोग दूसरे ढंग का प्रयास करते हैं, उसके लिए हम लोग तैयार नहीं हैं जी। और ना हम उन मंचों पर जाना चाहते हैं। जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और जो हकीकत है उसको आपने लिखा है, इस चीज़ को महसूस किया। आपने कहा कि मैं भी जब खुद पढ़ता हूँ तो यूँ लगता है कि जैसे मेरी कहानी है, और जो पढ़ता है वो भी कहता है कि मेरी कहानी है, यानी कि वो कितना टच कर रही है एक जो रियलिटी है उस चीज़ को लेकर। सर आपने हिंदी में भी लिखा, अंग्रेजी में भी आपने जो है लिखा है, गढ़वाली में भी आपने लिखा है। गढ़वाली वाला कब आपने शुरू किया? ये किस तरीके का है? क्या उसमें किस तरह की कविताएं आपने लिखी हैं या कहानियां लिखी हैं? गढ़वाली की जो कहानियाँ हैं उनको लिखते हुए मुझे अभी 2 साल हुआ है। अच्छा। उनमें मैंने गढ़वाली की कुछ ऐसी कहानियाँ लिखी हैं कि जो कि आम जीवन में कुछ ऐसा होता है कि कुछ लोग, जैसे एक कहानी उसमें छोटी सी है कि चाचा भतीजे इसी देहरादून में रहते हैं। तो चाचा जो है वो रिटायर्ड हैं, किसी जगह पे अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ भी, और भतीजा जो है किसी कार्यालय में जाकर के काम करता है। तो दोनों आपस में जब एक ऑफिस जाता है, एक घर की ओर जाता है, तो क्रॉस करते हैं रास्ते में आते हुए। तो वो हमेशा चाचा को प्रणाम करता है, लेकिन चाचा उसका उत्तर कभी नहीं देता। अब ये जब वो घर जाके अपने माँ बाप से कहता है, अपने पिताजी से कहता है कि मुझे चाचा जी मिले थे, मेरा प्रणाम स्वीकार नहीं करते हैं, तो उन्होंने ये कहा है तो उसको प्रणाम करना ही छोड़ दे। जी। अब अगले दिन के बाद जब फिर वापस देहरादून आया तो उसने प्रणाम करना छोड़ दिया। जी। इसका रिएक्शन क्या हुआ, प्रतिक्रिया क्या हुई कि चाचा ने एक दिन उसको रोका रास्ते में। जी। और रोक करके कहा, यार बेटा हम आपस में मिलते हैं तो शिवस्वंद हुणचंद, शिवस्वंद भी माना आपस में जो है ये होना चाहिए। उसने कहा चाचा जी ऐसा है, शिवस्वंद जरूर होनी चाहिए, लेकिन आशीर्वाद भी मिलना चाहिए। जी। ये प्रत्युत्तर दिया। तो ये इस तरह की कहानियां जो हैं मैंने उठाई हैं समाज की। और गढ़वाल में भी कुछ इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं कि जिनको बहुत सारे लोग, जैसे वहाँ पर एक बहुत ही जिसे आप मतलब सामंती व्यवस्था की बात कह सकते हैं, थोकदार लोग, ये लोग ना, अब उनको आने वाली पीढ़ी स्वीकारती नहीं है, उन लोगों को नहीं स्वीकारती। अब वो लोग वहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो लोग एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग उनको जो है बाहरी मान के चलते हैं। यहाँ के लोग भी जब वहाँ जाते हैं, अपने पहाड़ में जाते हैं, तो उनको समझते हैं कि ये विदेशी हैं, हमारे लोग नहीं है। इस पर भी मैंने लिखा है। गढ़वाली में आपने? गढ़वाली में लिखा है। जी। और गढ़वाली में जैसे वहाँ की जो रीति रिवाज, जो मतलब एक नया कस्टम चल पड़ा है उस शराब पीने का, तो उस पर भी लिखा है। शराब माफिया पे लिखा है कि शराब माफिया किस तरह से जो है छूटता है, किस तरह से सिस्टम उसका साथ दे रहा है। अच्छा सर, मैं एक डॉक्टर साहब, एक सवाल है कि क्योंकि आपका जो देखा है मैंने कि शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारे हम आगे बातें करेंगे, ये वक्त कैसे मिल पाता है, एक कब लिखते हैं आप? क्योंकि अभी का मैं उस चीज़ पर भी आऊँगा कि जो आप कर रहे हैं और जितना जीवन में संघर्ष रहा, उत्तराखंड से लेकर दिल्ली और फिर उत्तराखंड आए, तो उसके बीच में जो वक्त मिलता है वो कैसे मिलता है, कैसे निकाल पाते हैं? एक संकल्प यह है कि हर रोज 4 पेज लिखने हैं। अब वो जब भी टाइम मिलेगा वो 4 पेज जरूर लिखने हैं, कम से कम 4 पेज तो लिखने हैं। उसके अलावा टाइम मिल गया तो और भी लिखना है, लेकिन 4 पेज डेली लिखने हैं। मैं दिल्ली में था, बहुत बिजी रहता था, सुबह प्रिंसिपल रहता था मैं, और शाम को जो है मैं एजुकेशन ऑफिसर का काम करता था, क्योंकि उस जोन में एजुकेशन ऑफिसर नहीं था। तो सुबह 7 बजे से लेकर रात को शाम को करीब 7 साढ़े 7 बजे तक बिजी रहते थे। उसके बाद भी
टाइम, ये डेफिनेट टाइम था कि मुझे 4 पेज जरूर लिखने हैं। अब ये जो 4 पेज लिखने का जो सिलसिला रहा, ये मुझे थोड़ा बहुत, जैसे लोग कहते हैं कि मैं एक लेखक बन गया, क्या मैं बात हूँ या नहीं हूँ, बट ऐसा इसी से तक मैं पहुँचा। और ये बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि जो नए युवा हैं उनके लिए भी संदेश है कि अक्सर सबके पास एक चीज़ होती है कि वक्त नहीं मिल पाता, बहुत व्यस्त लाइफ हो गई, और आपकी जो ज़िंदगी हम देखते हैं पूरी, वो तो इतनी व्यस्त है, उसके बावजूद जो है आप लिख रहे हैं। क्रिएटिविटी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक एजुकेशन की एक डेफिनेशन है कि एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन। ये स्वामी विवेकानंद ने लिखा था कि शिक्षा वो है कि जो व्यक्ति में अंतर्निहित जो इसकी शक्तियां हैं, जो अंतर्निहित विशेषताएं हैं, उनको बाहर निकालता है। अंतर्निहित विशेषताएं हर व्यक्ति में हैं, और उसकी अपने अंतर्निहित विशेषताओं पर कुछ न कुछ समय उसे निकालना चाहिए, पहचानना चाहिए कि मेरे अंतर्निहित, मेरी जो क्षमता है वो क्या है, वो क्या है, उसको, उस पर जरूर आदमी को ध्यान देना चाहिए। यानी कि वो क्रिएटिविटी में कुछ भी हो सकता है, कि मे बी सिंगर हो सकता है, वो लेखक हो सकता है, वो वाचाल शक्ति में बात करने वाला हो सकता है, वो समाज को हंसाने की कुछ क्रियाएं लेकर बहुत सारी बातें कर सकता है। वो उसे ढूंढना चाहिए कि मैं अंदर से क्या हूँ। बिल्कुल। सर, अब जो दूसरी बात है, क्योंकि मुख्य जो आपका रहा जीवन में वो शिक्षा को लेकर रहा। शुरुआत में आपने उत्तराखंड से ही शुरुआत की, क्योंकि आप पौड़ी ज़िले के ही रहने वाले हैं। वहाँ से शुरुआत हुई, फिर प्रिंसिपल तक का वहाँ पर सफ़र रहा। उसके बाद यूपीएससी से आप दिल्ली चले गए, वहाँ पे सर्वोदय विद्यालयों में आपने जो है वहाँ पर जो है अध्यापन किया, पढ़ाया, बच्चों को शिक्षा दी। और उसके बाद अब आप जो है वापस आकर फिर से समाज के लिए, उस वर्ग के लिए जो या शिक्षा से छूट जाता है या आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, उन लोगों के लिए काम किया। इसको थोड़ा सा मैं समझना चाहूँगा कि जो शुरुआत हुई और उसके बाद जब कई बार क्या होता है, कोई चीज़ हमें मिलती है तो हम वहीं तक अपने आप को कंफर्ट जोन में पाते हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं था। आपने और आगे चलते रहे और समाज को भी साथ में लेकर चले। हाँ, वो 21 साल तो मेरे पहाड़ में, गढ़वाल में बीते, जहाँ मैं सहायक अध्यापक भी रहा, लेक्चरर भी रहा, उसके बाद प्रिंसिपल भी हुआ। तो वहाँ पर भी मैंने विद्यार्थियों कि वो ये ध्यान दिया कि कौन विद्यार्थी, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई गरीब विद्यार्थी गरीबी के कारण न पढ़ पा रहा हो, स्टैग्नेशन होता है, आदमी कहीं पर रुक जाता है। इस तरह की मैंने कोशिशें की, अपनी तरफ से कोशिशें की, बहुत ज़्यादा, मतलब उसको अपने शब्दों में मैंने व्यक्त नहीं किया, लेकिन लोगों ने समझी है, ये बातें समझी हैं। और फिर उनको जैसे प्राइवेट परीक्षाएं दिलवाई मैंने दिल्ली की कुछ लड़कियों, कुछ महीनों। वो वहाँ पर क्या होता था कि दिल्ली में कुछ लड़कियाँ विधवा हो गई थी, और विधवा होने के बाद वो सरकारी ऑफिसों में 4th क्लास का काम करते थे, क्योंकि वो 10th क्लास पास नहीं थी। एक सुविधा दी थी सरकार ने कि 10th क्लास पास इस उम्र तक जो है 18 साल के बाद कोई भी 10th क्लास का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो मैंने लगभग 20 ऐसी लड़कियों को हाई स्कूल कराया कि जो हाई स्कूल करने के बाद, वहाँ चपरासी होने के बाद, वो वहाँ क्लरिकल में चली गई, और रिटायरमेंट में हो सकता है बहुत अच्छी पोस्ट पे आई हूँ, क्या आई हूँ, तो उनसे परिचय बहुत दूर का नहीं रहा, बट ये वहाँ काम करता रहा। उसके बाद मैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से दिल्ली आया। दिल्ली में भी कोशिश की कि मैं बहुत सारे पहाड़ी लोगों को वहाँ पर गॉड फादर जिसे कहते हैं, ये नहीं मिलता, वो कोई एडमिशन नहीं ले पाता, कोई कहीं कुछ हो जाता है, कहीं पब्लिक स्कूल में भी अच्छे लोग जो हैं वो पब्लिक स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको नहीं मिलता। तो लगभग मैंने लोगों की बड़ी ये मदद करने की कोशिश की। पब्लिक स्कूल्स में मैंने बहुत सारे लोगों को एडमिशन दिलाया, बच्चों को एडमिशन दिलाया, और गढ़वाली जो और पहाड़ी जो बच्चे थे, कुमाऊनी जो बच्चे थे, इन सब को मैंने एडमिशन में, जो अच्छे स्कूलों के एडमिशन, गवर्नमेंट स्कूल के जो एडमिशन हेल्प हो पाई आपने की। हाँ, उनको डॉक्टर साहब, ये बातें जारी रखेंगे, यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, क्योंकि इसके बाद भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें जानना भी है, और युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा मुझे लगता है कि इन तमाम बातों से मिल ही रही है। तो उस बात को जारी रखेंगे, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खास मुलाकात में आज हमारे साथ डॉक्टर अरुण प्रकाश ढोंडियाल जी हैं, जो कि हिंदी आंचलिक साहित्यकार के साथ एक शिक्षाविद भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। उनके साथ बातचीत चल रही है। सर, एक बार फिर स्वागत आपका। हम बात कर रहे थे दिल्ली में, आपने कहा कि जो पहाड़ के लोग हैं, आपने उन महिलाओं का भी जिक्र किया जिनके साथ कोई अनहोनी हुई और उसके बाद वो किस तरीके से काम कर रही थी। ये फिर आप एक तो अपनी ड्यूटी भी निभा रहे थे, उसके साथ साथ ये भी कर रहे थे, किस तरीके से फिर आगे जारी रहा सर? ये कार्यक्रम इस प्रकार से रहा कि दिल्ली में जो दिल्ली की व्यवस्था थी, वहाँ पर उस समय के सीएम जो है, उन्होंने एक रेगुलेशन निकाला था कि जिसमें यह था कि अगर 7th क्लास तक बच्चा पढ़ा हुआ नहीं है जी,
तो उसे 7th क्लास का एग्ज़ाम सीधे दिलाया जा सकता था, टेस्ट ले सकता था प्रिंसिपल और उनको अगली क्लास में रख सकता था। अच्छा। तो इस प्रकार के पहले एफिडेविट बनते थे, वो घर के लोग एफिडेविट बनवाते थे। उनके एफिडेविट को हम लोग, मैं खुद, कई ऐसे लोग थे, कई ऐसे गरीब भी थे जिनको यही नहीं मालूम था कि एफिडेविट बनना है, तो उनका एफिडेविट बनाता था मैं। और एक वकील साहब थे हमारे, विजय पंडिता, वो मेरे बड़े प्रिय मित्रों में थे, बहुत अच्छे आदमी थे। तो जब उनको ये मालूम हुआ कि मैं एफिडेविट भी लोगों के अपने पैसे से बनाता हूँ, फ्री बनाता हूँ, और उन बच्चों को जो है अगली क्लास में एडमिशन देता हूँ, तो उन्होंने भी आधे एफिडेविट वो फ्री बनाते थे मेरे, वो भी मदद करने लगे। वो भी इतना मदद करते थे। तो इस प्रकार से शुरू हुआ। तो मुझे लगा कि हाँ, कहीं मदद तो करनी चाहिए अपने लोगों की। एक संतुष्टि होती है मन के अंदर, बहुत बड़ी संतुष्टि होती है। कोई भी आदमी कहीं पर भी रहे, वो किसी प्रकार की किसी को भी मदद करता है तो एक प्रकार से पूरे समाज की मदद हो जाती है, पूरे समाज ऊपर उठता है। तो ये काम मैंने वहाँ पे किया और 2010 में मेरा रिटायरमेंट हुआ। अब मुझे अपने बारे में थोड़ा सा परिचय तब मिला, अपने बारे में जानने का वो परिचय तो आदमी को मिल नहीं पाता है, कि एक मेरा जो विदाई समारोह था जी। वो विराट अभिनंदन के नाम से लोगों ने मेरा अभिनंदन किया था। वहाँ बाल भवन पब्लिक स्कूल है, उसमें किया था। उसमें करीब 2500 लोग आए थे जी। उनके स्टूडियो में। और 2500 लोगों में जो है वहाँ की लगभग जितने भी प्रिंसिपल मेरे जान पहचान के थे, या जो भी मेरे साथी लोग थे, अध्यापक लोग थे, यहाँ तक कि करीब 10 तो IAS थे जो वहाँ आए थे, जो मैं नहीं जानता था। लेकिन जैसे कि वहाँ पर हमारे जो लेखक थे, डॉक्टर गंगा प्रसाद बिमल और हिमांशु जोशी, इन लोगों के जो परिचित थे, जो MP साहब हमारे मुख्य अतिथि थे, उनके जो परिचित थे, वो सारे लोग आए थे। और मेरे सीनियर अफसर्स भी आए थे। और वो विराट अभिनंदन चलते चलते उस दिन जब वो समाप्त हो, पूरे लोगों का खाने की व्यवस्था भी स्कूल ने कर रखी थी। उसके बाद पूरे महीने भर मेरा प्रत्येक स्कूलों में, वहाँ के जितने भी स्कूल, ईस्ट की जितने भी स्कूलें थी, हर स्कूल ने जो है मेरा विदाई समारोह, मतलब अभिनंदन समारोह। आपने सही कहा कि वहाँ से आप अपना परिचय आपको, तब मुझे लगा कि हाँ, लोग मुझे शायद पहचानते जानते हैं। क्योंकि नहीं तो सरकार में ये है कि अगर माना राजा के बारे में कहते हैं ना, कि राजा अगर चला गया तो दूसरा उसको भूल जाते हैं, है ना। तो राजा की बात तो नहीं है यहाँ पर हाँ, व्यक्ति समाज में जो काम कर रहा होता है, अगर एक बार वो समाज से हट गया तो फिर वो लोगों के दृष्टि से भी हट जाता है, या लोग भी उसको पहचानते नहीं हैं। लेकिन पहचान हुई, आज भी लोग फोन करते हैं। आज भी कई लोग ऐसे हैं जिनका, इसके पीछे वजह ये थी कि वो सब चीजें जो आपने अपने ड्यूटीज के अलावा जो निभा रहे थे वो लोग, अच्छा, वो लोग समझ रहे थे, सोच रहे थे। भले ही वो अध्यापकों का, उन प्रिंसिपल्स का, उनका मैं क्या कर सकता था कोई, पर अप टू द एक्सटेंट जो मैंने काम किया उसको लोगों ने शायद स्वीकारा। और अब भी लोग फोन एडमिशन के लिए आज भी फ़ोन करते हैं। और आज भी पब्लिक स्कूल के जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं, जैसे कि वहाँ पर अहलकौन इंटरनेशनल स्कूल है, तो जो अहलूवालिया ग्रुप है, वो बहुत बड़ा आदमी है अहलूवालिया, उसकी लड़की मैनेजर है, वो मेरा एक फ़ोन पे एडमिशन कर लेती हैं। मैं किसी का एडमिशन कराऊँ, जबकि वहाँ डायरेक्टर, मिनिस्टर्स के एडमिशन कराने बड़े मुश्किल होते हैं। प्रभु कृपा है, और ये समझिए जो भी आपकी उनके दिलों में बनाई हुई रिस्पेक्ट अपने काम की वजह से आज भी वो लोग बड़ा महत्वपूर्ण है। सर, 2010 में आप सेवानिवृत्त हुए, उसके बाद का जो काम है वो तो और ज़्यादा प्रभावित करता है। आप फिर वापस उत्तराखंड आए और हरिद्वार जिले के भीतर आपने एक स्कूल शुरू किया। और उस स्कूल में ज़्यादातर 70% अल्पसंख्यक बच्चे उसमें पढ़ते हैं। 72% माउंटेनियर्स एकेडमी नाम से मैंने वो जानना चाहेंगे सर। क्या उसमें मैंने जो है जो ज़मीन ली है, जो बिल्डिंग बनाई, तो पहले तो इसलिए कि कमाने के धंधा, कि मेरा भी धंधा चले, मेरा स्कूल चले। लेकिन जैसे जैसे मैं वहाँ पढ़ाते गया, जैसे जैसे लोग फीस न देने की स्थिति में आए, या मैं उनको माना निकालने की कोशिश में आया, तो फिर लोग वहाँ हाथ जोड़ते हुए आए कि साहब हमारे बच्चा है, गरीब है, कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे। तो मैंने उनको कंटिन्यू किया, और कंटिन्यू करते 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 आज ये स्थिति है कि वहाँ पर अबाउट 30% से अधिक जो बच्चे हैं वो फीस नहीं दे पाते। अच्छा। और जो फीस का जो मेरा जो है तय किया, वो बहुत छोटा, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है जैसे आम पब्लिक स्कूलों का है, बहुत छोटा है। लोग एडमिशन के लिए भी आते हैं, हम लोगों का उनको पढ़ाना, और पढ़ाने की स्थिति से मेरी पत्नी भी वहाँ पे जो है उनको कई बच्चों को अपनी गोद में बिठा के पढ़ाती हैं, मैं अपनी गोद में बिठा के पढ़ाता हूँ।
अब वो सारा काम जब चलता रहा, इन लोगों को पता चला, समाज के लोगों को पता चला कि हमारे इतने मतलब इतना वेलफेयर ही समझिए जो भी है, तो वो लोग और अधिक प्रभावित हुए। फिर मैं भी बहुत अधिक प्रभावित हुआ। मैंने भी जो है फिर उसको एक गरीब स्कूल बना दिया, गरीबों का स्कूल बना दिया। और आज अबाउट 72% वहाँ माइनॉरिटीज़ के बच्चे पढ़ते हैं। जी। और बड़ी बात यह है जी। कि माइनॉरिटीज़ के बारे में जो सोचा समझा जाता है, जो हम सुनते हैं, लेकिन जिन बच्चों को हम पढ़ाते हैं उनमें नेशनल फीलिंग, नेशनलिटी की फीलिंग, उनमें अपने धरती से प्रेम करने की फीलिंग, और जो मैं इंग्लिश में जो मैं प्रेयर करता हूँ, वो प्रेयर भी जो है हमारी भारतीय परंपरा की प्रेयर है। वो अंग्रेजी माध्यम से करते हैं, उसको स्वीकारते हैं। और हर बच्चा जो कि माइनॉरिटी से आता है, माइनॉरिटी का कोई लोग हाथ नहीं जोड़ते, लेकिन हमारा हर बच्चा हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है। और मेरे से मिलने वाले बहुत सारे लोग जो आते हैं वो हाथ जोड़ते हैं। माइनॉरिटीज़ के बच्चे किसी के पैर नहीं छूते, लेकिन एक बच्चा छोटा ऐसा था जो हमेशा आकर के मेरी पत्नी के पैर छूता था। उसके घर वालों को जब मालूम हुआ कि तो पैर छू रहा है, तो बहरहाल उनको अन्यथा लगा, लेकिन फिर भी उस बच्चे को ये लगा कि मुझे पैर छूने चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। और जबकि ऐसा माइनॉरिटीज़ के लोग ऐसा नहीं करते। बट वहाँ पर कुछ ये भावना बन गई, ऐसी प्रवृत्ति बन गई कि लोग उसे अपने को माइनॉरिटी वाले माइनॉरिटी नहीं समझते, हम लोग भी उन्हें माइनॉरिटी नहीं समझते। हम लोग भी भारतीय नागरिक के रूप में उनका स्वीकारते हैं। और इसी में मैंने पूरी प्रॉपर्टी, अपने बिल्डिंग वगैरह वगैरह, मैंने मैनेजमेंट को 90 ईयर्स की लीज पे दे दिया है। अच्छा जी। मतलब मैं उससे कुछ नहीं कमाता जी। मैं उनको दे देता हूँ। जी। और वो सारा जो है, जितना भी फीस आती है, जो भी आता है, वो वहाँ मैनेजमेंट अपने आप उनको अपना पूरा काम करती है। बहुत सारा कुछ कभी कभी कमियाँ हो जाती हैं। अगर मेरी ITR को आप देखेंगे तो उसमें अबाउट 40,000 to 50,000 रुपीज़ लगभग पर मंथ में अपने पेंशन से उस स्कूल के खर्चों को चलाने के लिए देता हूँ। बहुत बड़ी बात है। और वो भी इस दौर में जब हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ इसको सिर्फ एक व्यवसाय के तौर पर बनाया गया है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, आज लोग समझते हैं कि कितनी महंगाई हो गई, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं। दूसरी तरफ आप जैसे लोग भी हैं जो समाज के लिए कर रहे हैं और अपने खर्चों से उस चीज़ को पूरा कर रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब, यहाँ पर कितने बच्चे आपके पास अभी हैं और कौन सी कक्षा तक यहाँ पर शिक्षा दी? कोविड था, कोविड से पहले मेरे पास करीब 750 बच्चे थे। अच्छा। उसके बाद घट गए, इस समय करीब 500 के लगभग मेरे पास बच्चे होंगे। 500 बच्चे होंगे। इसमें हमारी 4 ग्रुप हमारे सीनियर सेकेंडरी के निकल गए। जी जी। और करीब 9-10 ग्रुप, नहीं 9-10 तो 8-9 ग्रुप हमारे हाई स्कूल के निकल गए। जी जी जी। और मेरा रिजल्ट हमेशा 100% रहता है। जी। मतलब कोई बच्चा इस तरह फेल नहीं होता, 100% रिजल्ट रहता है। और इलाके में भी स्कूल का नाम है, भाई इतना है कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बढ़िया नहीं है, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है कि जो मैं वहाँ टाइल्स लगा लूँ, उसको मतलब चमकाता हुआ बना लूँ। वो लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता बहुत अच्छी। लेकिन हाँ, व्यवस्था है, लोग स्वीकारते हैं, लोग आते हैं, एडमिशन लेते हैं, ज़बरदस्ती भी लेते हैं जी, न कहने पर भी लेते हैं, आते हैं लोग। तो और ऐसे भी लोग वहाँ पे जाते हुए लोगों को ये कहते हुए सुना है कि सबसे ठीक ठाक यहाँ पढ़ाई होती है, इसलिए वहाँ पे करीब नहीं भी तो करीब 8-9 स्कूल मेरे परिसर में हैं, पब्लिक स्कूल्स। अच्छा। अब मेरा तो उत्तराखंड बोर्ड से चलता है, लोग CBSE को ज़्यादा स्वीकारते हैं। वो बात अलग है कि दोनों का करिकुलम एक ही है, सिलेबस एक ही है, बट इवन देन पीपल कम टू मी। बिल्कुल डॉक्टर साहब। और अब एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, वो है सोशल एक्टिविस्ट। वो टच तो हमारी बातों में आ गया है, लेकिन अभी उस पर जो बहुत महत्वपूर्ण है कि आपने कुछ ऐसी चीज़ों के लिए आवाज़ भी उठाई जो कि आपको लग रहा था कि समाज के लिए ठीक नहीं है। वो किस तरीके से आप समय निकाल पाए और वो कौन सी चीज़ें थी? हाँ, वो एक बार मैंने जो है 91 और 92 में मैंने भगवती तलिया एक जगह है, वहाँ पर एनिमल स्लॉटर होता था, मतलब बलि दी जाती थी, जतोड़ा जिसे कहते हैं जी। ये होता था और सैकड़ों में भैंसे कटते थे वहाँ पर। इसका विरोध मैंने किया, मेरे बच्चों ने मेरा साथ दिया, जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी साथ दिया, और मैंने पूरे उस इलाके में हमारे ही लोगों का वर्चस्व वहाँ पर था, मतलब मेरी जात के लोगों का वर्चस्व था, लेकिन मैंने उन्हीं के विरोध में जाकर के अपनी आवाज़ उठाई
और आवाज़ इतना इतना उसका इम्पैक्ट पड़ा कि अगले साल कुछ कम हुआ, फिर आने वाले साल और कम और कम, और अब वहाँ पर नाम मात्र का कभी कोई कर ले तो कर ले, अदरवाइज स्लॉटर नहीं होता। और यही स्थिति धीरे धीरे कालिंका के मंदिर में भी हुई। मेरे विद्यार्थियों ने संभवतः वहाँ भी इस बात को फैलाया होगा, तो वहाँ भी एनिमल स्लॉटर बहुत कम हुआ है, बहुत कम है, और अब वहाँ वो स्लॉटर नहीं होता। अब ये बात जो मेरे दिमाग में आई है, मैं तो इन बातों को भूल भी गया था कभी क्या हुआ कैसे हुआ। वर्षों पहले की बात है, 91 92 की बात समझिए। इस साल मेरे कुछ एक विद्यार्थी हैं दिल्ली में, उन लोगों ने कहा कि साहब उस समय हमने ऐसा ऐसा काम किया था, आप साथ में थे, तो एक कार्यक्रम करना चाहते हैं, हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं। तो न तो मैं टाइम निकाल पा रहा हूँ कि कब जा पाऊँ, लेकिन मैं दिल्ली जाऊँगा तो वो मुझे उस तरह से सम्मानित करेंगे कि उस समय ये काम हुआ था। केवल उसी विषय पर वो लोग वहाँ पर एक बहुत बड़ा आयोजन करना चाहते हैं। तो अच्छा है, मतलब इतने सालों पहले कोई काम किया तो अच्छा, लोग स्वीकारते हैं कि हाँ साहब तब से जो है ये काम काफ़ी कम हुआ, स्लॉटर कम हो गया। तो इस प्रकार का काम, इस प्रकार से जो है ये भी कभी कभी मौका मिला तो ये काम किया। बिल्कुल आपने। तो यहाँ तक कि एक लड़की, शांति नाम था उसका जी, वो किसी तरह से समाज में मतलब कैसे भी मतलब यह है कि उनका एडवर्स जीवन चलता रहा, तो उसको मंदिर में चली गई। मंदिर में जाकर के फिर वहाँ एक्सप्लॉयटेशन हुआ, फिर उसके बाद और एक्सप्लॉयटेशन हुआ। मैं प्रिंसिपल था इंटरमीडिएट कॉलेज उपनेखाल में, तो मैं उसे मिलने के लिए गया, फिर वहाँ उससे बात हुई, तो उसको मैंने कुछ एक इस तरह की बात कही कि भाई अब तुम्हारे पास थोड़ा बहुत धन संपत्ति भी है। वहाँ के मंदिरों में, कुछ मंदिरों में बहुत अपार धन संपत्ति थी एक समय, अब तो नहीं होगा। तो उसको लेकर के वो फिर गई और नेपाल के साइड में चली गई थी, और वहाँ उसने एक पब्लिक स्कूल खोला था। एक माई, छोटी सी बच्ची जो हाई स्कूल नहीं कर पाई थी, तो अपने 30-40 साल के में उसने अपना स्कूल खोला, और एक बाबा साथ में आया था, वो भी थोड़ा पॉजिटिव विचारधारा का था, और दोनों ने स्कूल खोला है। तो लगता है कि हाँ, कहीं कुछ लोग स्वीकारते हैं किसी मोटिवेशन को। जीवन में 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक लेखन का क्षेत्र जो साहित्य लिखता है जी। और बताता है कि धरातल पर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। दूसरा शिक्षा का क्षेत्र, जबकि हम जो खास तौर पर आर्थिक स्थिति से कमज़ोर बच्चों को, और आपने फिर उदाहरण भी दिया किस तरीके से वो आगे बढ़े। क्या हो सकता था वो हिम्मत छोड़ देते अगर उन्हें मौका नहीं मिलता। स्टैग्नेट होता है बच्चा, रुक जाता है। और तीसरा, आपने जिस तरीके से सामाजिक जो काम किए हैं वो, और इन तीनों चीज़ों का समावेश, और आज हमने पूरे कार्यक्रम में आपसे जाना और सारी चीज़ें हुई, बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जो दर्शक हैं, और खासकर युवा पीढ़ी है, या वो लोग भी हैं जिनके पास जो कर सकते हैं, जिनके पास ये वक्त है या उनकी स्थिति वो है, तो इस चीज़ को आप ही की तरफ वो आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद खास मुलाकात में। तो डॉक्टर अरुण प्रकाश ढोंडियाल जी से आज बातचीत हुई। 3 क्षेत्रों में जिनका हमने जिक्र किया, इन तीनों क्षेत्रों में वो निपुण हैं, और किस तरीके से जीवन में ऐसा भी किया जा सकता है अपनी ड्यूटीज़, अपनी नौकरी के साथ साथ, वो हम सबको सीखने को मिला। खास मुलाकात में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।